नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि भारत की विपक्षी पार्टियों को देश के मेड इन इंडिया संसद भवन से इतनी परेशानी क्यों है। भारत की 19 विपक्षी पार्टियों ने ऐलान किया है कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। इन सभी पार्टियों को ऐसा लगता है कि भारत में लोकतंत्र मर रहा है और नए संसद भवन का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभी कल ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतंत्र की इतनी तारीफ की थी। आज बड़ा सवाल यह है कि नया संसद भवन बनने से हमारा लोकतंत्र कमजोर कैसे हो सकता है। विपक्षी नेता कभी इसे प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल प्रोजेक्ट बताते हैं, कभी फिजूल खर्ची बताते हैं, कभी कहते हैं कि सावरकर की जयंती पर उद्घाटन क्यों हो रहा है। अब उनकी सबसे बड़ी आपत्ति है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू की बजाय प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं। कुल मिलाकर विपक्षी दलों की समस्या नया संसद भवन नहीं है बल्कि मोदी है और उन्हें हर उस चीज का विरोध करना है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का ठप्पा लगा है, चाहे इससे लोकतंत्र कमजोर होता हो या मजबूत होता हो। आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि क्या इस बहिष्कार से भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा या पूरी दुनिया में हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ेगा। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि भारत की विपक्षी पार्टियों को देश के मेड इन इंडिया संसद भवन से आखिर इतनी परेशानी क्यों है। भारत की 19 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर यह ऐलान किया है कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे और इन पार्टियों की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है जिसमें 5 बड़ी बातें लिखी हैं। उनका संयुक्त बयान भी मैं अभी लेकर आया हूं। इसमें लिखा है, पहली बात, विपक्षी दलों को नए संसद भवन में संवैधानिक मूल्य नजर नहीं आते। दूसरा, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जिससे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान होगा और यह भारत के लोकतंत्र पर हमला है। और इस चिट्ठी में खास तौर पर यह लाइन लिखी है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, लेकिन प्रधानमंत्री महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें कृषि कानून का जिक्र करते हुए लिखा है कि मौजूदा सरकार बिना किसी से विचार विमर्श किए असंवैधानिक फैसले लेती है और नए संसद भवन का निर्माण भी इसी तरह से हुआ है जिसमें सभी सांसदों से उनकी राय नहीं ली गई। चौथा, इसमें यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते और वो संसद में देश के लोगों की आवाज उठाने वाले सांसदों की सदस्यता या तो रद्द कर देते हैं या उन्हें निलंबित कर देते हैं या फिर उनका माइक बंद कर दिया जाता है। यानी इस चिट्ठी में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है और कहा गया है कि राहुल गांधी मतलब देश की आवाज। पांचवी बात इसमें लिखी है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद की इस नई बिल्डिंग से निष्कासित कर दिया गया तब ये सारे विपक्षी दल इसके उद्घाटन समारोह में जाना उचित नहीं समझते। इसलिए इन सभी पार्टियों ने संयुक्त रूप से इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और जिस निरंकुश तरीके से नए संसद का निर्माण किया गया था उसकी हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि अब विपक्षी दलों ने जो बड़ा मुद्दा बना लिया है वो ये कि राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान हो रहा है क्योंकि उनसे उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा और इससे विपक्षी दल बड़े नाराज हैं। उन्हें बड़ी ठेस पहुंची है कि एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति का इस तरह से अपमान किया जा रहा है। और दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि जो नया संसद भवन बना है ये हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। जिन 19 विपक्षी पार्टियों ने इस बहिष्कार का ऐलान किया है उनमें सबसे ऊपर कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, सीपीआई और सीपीएम जैसी लेफ्ट पार्टियां, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और लालू यादव की आरजेडी के अलावा इसमें केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी भी शामिल है।
ये वही पार्टी है जिसका इतिहास मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है। और भारत के विभाजन के बाद जब 1947 में भारत में मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया था, तब इसके कुछ समय बाद ही भारत में नई मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इस पार्टी को उस समय इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम दिया गया था। आज यही पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही है। एक और बड़ी बात यह है कि जिन 19 विपक्षी पार्टियों ने इस बहिष्कार का ऐलान किया है, उनमें कम से कम 10 पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें एक परिवार द्वारा चलाया जाता है, यानी पारिवारिक पार्टियां हैं। और इसका मतलब यह भी है कि परिवारवाद से जुड़ी देश की सारी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए एक साथ आ गई है। लेकिन इस एकजुटता का मतलब क्या है, यह भी आज आपको समझना चाहिए और इसके लिए आज हमने कुछ आंकड़े आपके लिए निकाले हैं। इन सभी 19 विपक्षी पार्टियों के लोकसभा में कुल मिलाकर 143 सांसद हैं, यानी मौजूदा लोकसभा में जो 539 सांसद हैं, उनमें से सिर्फ 27% यानी 143 सांसद इन 19 विपक्षी दलों के हैं, जबकि अकेले बीजेपी के लोकसभा में 56% यानी 301 सांसद हैं। और इस हिसाब से ये 19 विपक्षी दल मिलकर भी लोकसभा में बीजेपी के आसपास तक नहीं आते। लेकिन अगर ये विरोधी पार्टियां उद्घाटन समारोह का बहिष्कार जो कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके ये 143 सांसद नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं आएंगे। इसके अलावा इन सभी दलों के राज्यसभा में भी कुल मिलाकर 97 सांसद हैं, 97, और ये सांसद भी अब उद्घाटन समारोह में नहीं आएंगे। कुल मिलाकर कहें तो देश में लोकसभा और राज्यसभा के जो कुल मिलाकर 777 सांसद हैं, उनमें से इन 19 विपक्षी दलों के 240 सांसद अब उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। और यह संख्या 242 भी हो सकती है अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बहिष्कार का समर्थन करती है तो। ओवैसी ने यह कहा है कि देश को नए संसद भवन की जरूरत तो है, लेकिन इस लिहाज से नए संसद भवन का जो निर्माण है वो उचित है, ये सही है, लेकिन अगर इसका उद्घाटन सदन के लोकसभा के स्पीकर द्वारा नहीं किया जाता तो फिर उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं बनेगी। यानी आप ये मान लीजिए कि ओवैसी भी इन विपक्षी दलों की टीम में ही शामिल होने वाले हैं, वो भी नहीं आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में तो मैंने ही कहा था, सुनिए, मैंने ही कहा था कि नई बिल्डिंग बनाइए, और उस मीरा कुमारी ने प्रपोजल भी उस वक्त यूपीए ने किया था, बाद में ड्रॉप हो गया वो। बिल्कुल मैं कह रहा हूं नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की जरूरत है। आप लोग अंदर देखते नहीं है हम लोग कैसा बैठते हैं, कितनी मुश्किल होती है जब पूरे अगर 450 500 छोड़िए अगर 450 मेंबर बैठे, कितना मुश्किल होता है जाना निकलने के लिए। देश के वजीर आजम से प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि आपका नाम तो प्लैक पर आ जाएगा और रहेगा भी, मगर इनॉग्रेशन स्पीकर लोकसभा ओम बिरला साहब से करवा दीजिए, जरा दिल बड़ा करिए ना। तो इसमें समझने वाली बात जो है वो ये है यहाँ पर कि ना तो इन्हें संविधान से कोई मतलब है, ना लोकतंत्र से मतलब है, ना राष्ट्रपति के अपमान से कोई मतलब है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन खुद ना करें और किसी और से करवा दें तो ये सारे लोग आ जाएंगे। इनकी असली समस्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनकी असली समस्या ये है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद कैसे उद्घाटन कर रहे हैं, और अगर उन्होंने खुद उद्घाटन किया तो वो इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, और यही ये लोग नहीं चाहते। बीजेपी के लोकसभा में 301 और राज्यसभा में 93 सदस्य हैं, और इस तरह बीजेपी के 394 सांसद इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई ने भी इस उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने का फैसला किया है, और नवीन पटनायक के बीजू जनता दल, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने इस समारोह में हिस्सा लेने का फैसला किया है, और इन सभी पार्टियों के कुल मिलाकर 40 सांसद हैं। श्रोमणी अकाली दल ने ये फैसला किया है कि जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है उस फंक्शन में श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष जो है वो शामिल होंगे।
देश को नई पार्लियामेंट मिल रही है, ये सारे देश के लिए बहुत खुशी का समय है। हम नहीं चाहते कि ऐसे समय पे कोई राजनीति की जाए, तो ये देश के लिए एक बड़ा इवेंट है, सबको मिलकर के शामिल होना चाहिए। पार्लियामेंट का दरवाजा खोलो, अंदर जाके फिर जो कहना है वो कहो, आपका हक है। यानी इस मामले में भी विपक्ष में विभाजन हो चुका है। विपक्ष में 19 पार्टियां एक तरफ हैं, लेकिन इन पार्टियों के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके साथ नहीं है। विपक्ष में तो हैं, लेकिन वो इनके साथ नहीं है, जैसे जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक और अकाली दल। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये भी सोचिए कि पूरी दुनिया हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानती है, विश्व का सबसे बड़ा मजबूत लोकतंत्र मानती है। हमारे चुनाव की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। हमारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। 140 करोड़ लोगों का इतना बड़ा लोकतंत्र, और वहां अगर नया संसद भवन बन रहा है और उसका उद्घाटन हो रहा है तो सोचिए 19 पार्टियां उसका बहिष्कार कर देती है। पूरी दुनिया में हमारा कितना मजाक उड़ेगा। दुनिया के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी विपक्षी पार्टियों के बारे में क्या सोचेंगे। और दुनिया भर के लोग यही कहने वाले हैं कि राजनीति करनी थी तो कर लेते, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर, लोकतंत्र का मंदिर होता है संसद भवन, कम से कम लोकतंत्र के मंदिर पर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। इसे तो छोड़ देते। जो विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी पर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, उनमें से कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके अपने ही नेता स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मजाक उड़ाकर पहले उनका अपमान कर चुके हैं। सोचिए, ये वही लोग हैं जब राष्ट्रपति मुर्मू आई थी, जब उनका नया नया अपॉइंटमेंट हुआ था, तो यही लोग उनका अपमान कर रहे थे, यही लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। और आज यही लोग कह रहे हैं कि उनका अपमान हो रहा है और ये सबसे ज्यादा चिंतित हैं। यानी अपमान करने वाले लोग ही आज उन्हें लेकर चिंतित हैं, आज उन्हें उनके सम्मान पर चिंता हो रही है। इनमें कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां भी हैं जो अब ये कहती हैं कि भारत के राष्ट्रपति का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन सच ये है, कड़वा सच है, कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर उनका अपमान किया था। और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री अखिल गिरी ने भी राष्ट्रपति के रंग रूप का मजाक उड़ाते हुए एक जनसभा में यह कहा कि क्या लोगों ने हमारी नई राष्ट्रपति का चेहरा देखा है। सोचिए, जो पार्टियां कुछ दिन पहले तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खुद अपमान कर रही थी, आज वो पार्टियां कह रही हैं कि उन्हें राष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं है। वो महिला हैं और वो आदिवासी हैं। जब ये लोग अपमान कर रहे थे तब वो महिला नहीं थी क्या? तब वो आदिवासी नहीं थी? सच ये है कि ये सारे विपक्षी दल असल में मोदी का विरोध करने के लिए राष्ट्रपति के अपमान का एक झूठा मुद्दा बना रहे हैं। আমরা রূপের বিচার করি না, তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি। তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? अखिल गिरी तृणमूल कांग्रेस के नेता मजमा लगाकर राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान कर रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं, आपने देखा। और आज यही लोग खड़े हो जाते हैं आकर और कहते हैं कि हम राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति का अपमान करने वाले ये अखिल गिरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज तक अपनी सरकार में मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं है। लेकिन आज वो भी यही कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश की राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि तमाम विरोधी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए ही राष्ट्रपति के झूठे अपमान को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। इन्हें राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं, इन्हें मतलब है मोदी से, और इन्हें हर कीमत पर मोदी का विरोध करना है। पहले इन सभी पार्टियों ने इस नए संसद भवन का ये कहते हुए विरोध किया कि ये प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल महल या फिर एक पर्सनल वैनिटी है या उनका एक पर्सनल प्रोजेक्ट जैसा है। ये वो अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं और इसलिए ये वो इसका विरोध कर रहे हैं। बाद में फिर कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर क्यों हो रहा है। हम
वीर सावरकर की जयंती पर उद्घाटन नहीं होने देंगे। फिर वीर सावरकर को मुद्दा बनाया और कहा कि ये बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का खुद का एक एजेंडा है, यानी फिर तिथि पर इन्हें आपत्ति होने लगी। इसके बाद कहा कि नए संसद भवन का निर्माण एक फिजूल खर्ची है, देश का पैसा इन्होंने लुटा दिया और भारत को लोकतंत्र के नए मंदिर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत को मजबूत लोकतंत्र की जरूरत है। यानी नई बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है, लोकतंत्र को मजबूत करिए। और अब ये सारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का स्वयं उद्घाटन करेंगे, इसलिए वो इसका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि ये उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था और राष्ट्रपति से ये उद्घाटन ना करवाकर ये तो उनका अपमान हुआ है और ये सारे विरोधी दल जो हैं ये राष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी यहां विरोध नई संसद का नहीं है, बल्कि यहां विरोध है मोदी का, और ये बहिष्कार प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए ही हो रहा है। तो ये बीच में अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी हैं और चारों तरफ ये विपक्षी दल हैं जो उन्हें एक बार फिर संसद भवन पर अब घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक बार फिर से मोदी वर्सेस ऑल की तस्वीर आपको यहां नजर आएगी। इस बात को आप एक और उदाहरण से समझिए। पिछले साल जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए तब इनमें से ज्यादातर पार्टियों ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ वोट दिया और ज्यादातर पार्टियां द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के खिलाफ थीं। उस समय कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लालू यादव की आरजेडी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट नहीं दिया था, उनके खिलाफ वोट दिया था। बल्कि तब इन पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया, उनका समर्थन किया, जो संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है, कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बाइकआउट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। I am very happy to say that, including TMC, Aam Aadmi Party, all are, including BRS also. They are all in agreement with these sentiments, boycotting the inaugural function. Parliament House will be open on the day associated with Veer Savarkar. That might be another reason for them to oppose the or boycott the function. लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री जी बात कर ले, और मैं समझता हूँ अभी भी राष्ट्रपति को बुलाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। कोई मान लो कोई चूक हो जाती है और चूक अगर सुधर जाती है तो उससे गर्मियाँ बढ़ती है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। लोकतंत्र में विरोध बहुत जरूरी है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विरोधी दल हैं, उनका ये हक है, उनका अधिकार है कि वो सरकार का विरोध करें। लेकिन बहिष्कार क्या लोकतंत्र के लिए सही है? क्या बहिष्कार करने से, और वो भी संसद भवन के बहिष्कार करने से, लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर होगा? ये आज सोचने की बात है। और इससे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो कितनी खराब होगी, आज हमारे देश के विपक्षी दलों को भी ये बात सोचनी चाहिए। आज राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट में ये लिखा कि राष्ट्रपति से नई संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। लेकिन बीजेपी का आरोप यह है कि जब भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब कई मौकों पर ऐसा हुआ जब संसद भवन के किसी उपभवन या किसी राज्य की विधानसभा का उद्घाटन राष्ट्रपति या राज्यपाल से नहीं करवाया गया, बल्कि उसकी जगह तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने यह उद्घाटन और शिलान्यास खुद किए हैं। इसी तरह वर्ष 2011 में मणिपुर की विधानसभा का उद्घाटन हुआ और यह उद्घाटन भी भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि यह उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद किया था। और बीजेपी ने जो तस्वीरें आज जारी की हैं उनमें शिलापट पर यह लिखा है
कि इस विधानसभा का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया था, जबकि वो ना तो राष्ट्रपति थी, ना प्रधानमंत्री थी, ना ही वो किसी संवैधानिक पद पर थी, फिर भी उन्होंने ये उद्घाटन किया। इसके अलावा मार्च 2010 में तमिलनाडु विधानसभा के सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग का उद्घाटन भी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही किया था और इस दौरान सोनिया गांधी भी उनके साथ थी और ये उस समय की तस्वीर आप खुद देख सकते हैं, जिसमें करुणानिधि आपको दिख रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह दिख रहे हैं और आपको सोनिया गांधी भी दिख रही हैं, जबकि सोनिया गांधी के पास कोई संवैधानिक पद तब नहीं था। इसके अलावा बीजेपी का आरोप है कि अगस्त 2020 में छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का शिलान्यास भी तब राष्ट्रपति और राज्यपाल से नहीं करवाया गया, जबकि उस समय छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके थी, जो जनजातीय समाज से हैं। लेकिन शिलान्यास के लिए जो शिलापट्ट लगाया गया उस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम अंकित है। तस्वीर आपके सामने है। इसी तरह वर्ष 1981 में महाराष्ट्र की नई विधानसभा का उद्घाटन राष्ट्रपति या राज्य के तत्कालीन राज्यपाल ने नहीं किया, बल्कि इसका उद्घाटन उस समय इंदिरा गांधी ने किया था, जो तब देश की प्रधानमंत्री थी। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी ने मौजूदा संसद भवन के एक उप भवन का उद्घाटन भी किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन तमाम घटनाओं की आज बात नहीं कर रही। जिस तरह संसदीय कार्यप्रणाली में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सर्वोच्च माना गया है और उन्हें हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री से ऊपर होते हैं। तो जब यूपीए की सरकारों में राज्यों की विधानसभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, क्या तब इससे भारत की संवैधानिक प्रक्रिया भंग नहीं हुई थी? एक सवाल आज कांग्रेस से ये तो बनता ही है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को देश की नई संसद का उद्घाटन क्यों करना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स ये भी देखिए। पहला, जब सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए ही हो रहा है, तो इस नाते से नई संसद का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी को ही करना चाहिए। अगर तमाम विरोधी दलों ने यह मान ही लिया है कि यह मोदी का पर्सनल प्रोजेक्ट है, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किया है, जितना अपमान किया गया वो सारा मोदी का किया गया, जितने अपशब्द कहे गए वो सब मोदी के लिए किए गए, जितना दुष्प्रचार हुआ वो भी मोदी का ही हुआ, तो फिर उद्घाटन भी मोदी को ही करना चाहिए। दूसरा, सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं ये चाहती हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही किया जाए। तो अगर वो चाहती हैं तो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी को भारत के लोगों ने खुद एक नहीं दो बार अपना प्रधानमंत्री चुना है और वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। और भारत के 140 करोड़ लोग, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, और नरेंद्र मोदी उस सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और आज भारत की राजनीति में उनका जो स्टेटस है, उनकी जो स्थिति बन गई है, उनका एक आइकॉनिक स्टेटस है। अब वो बाकी लोगों से बहुत ऊपर चले गए हैं। इस नाते अगर वो नई संसद भवन का उद्घाटन करते भी हैं तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब वो वाकई एक आइकॉनिक लीडर बन चुके हैं और भारत की राजनीति में आज उनकी जो स्थिति है वो बाकी लोगों से कहीं ज्यादा आगे है। दिलचस्प बात यह है कि वो 19 विपक्षी दल ये तो कह रहे हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे, लेकिन सच ये है कि आप उद्घाटन के बाद इन्हीं पार्टियों को इस संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए भी देखेंगे। यानी मोदी विरोध के लिए उद्घाटन में तो नहीं जाएंगे, लेकिन संसद में इन सारी पार्टियों के सांसद जरूर जाएंगे और संसद की कार्यवाही में हिस्सा भी लेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर एक नई जानकारी दी है और बताया कि नए संसद भवन में सेंगोल की भी स्थापना की जाएगी। तमिल में सेंगोल का अर्थ होता है संपदा से संपन्न, और इसे राजदंड भी कहा जाता है। और यह राजदंड दक्षिण के या दक्कन के चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह सेंगोल उस व्यक्ति को दिया जाता है जिससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है, यानी राजा को दिया जाता है। वर्ष 1947 में जब ब्रिटिश सरकार भारत को गुलामी से आज़ाद करने वाली थी, तब इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि आज़ादी से पहले सत्ता हस्तांतरण कैसे होना चाहिए। उस समय भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले सी राजगोपालाचारी से इस पर सुझाव मांगा गया
और काफी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि चोल साम्राज्य का राजदंड यानी ये सेंगोल अंग्रेज पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपेंगे और इस तरह सत्ता का हस्तांतरण होगा। यानी हमारी संस्कृति में जो सेंगोल का महत्व है उसी के हिसाब से ये किया जाएगा। कायदे से इसके बाद इस राजदंड को संसद में सुशोभित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बाद में इसे इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रख दिया गया। लेकिन पिछले साल ही भारत सरकार इस राजदंड को इलाहाबाद संग्रहालय से दिल्ली लेकर आई और अब इसे तमिलनाडु के विद्वान 28 मई को नई संसद के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी को सौंपेंगे और इसके बाद इसे नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के बाद स्थापित कर दिया जाएगा। एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरा तरफ अभी तो इंडिया को नया पार्लियामेंट बिल्डिंग मिल रहा है और इसमें तमिलनाडु का पार्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक चीज यहां से 1947 पे वहां पे रीच हुआ था, वो भी इंडिपेंडेंस डे की 15 मिनट्स पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू के हाथ में हो गया था। उसका नाम है ये सेप्टर, इसको तमिल में सेंगोल बोलते हैं और इसको एक राजा जो एक कंट्री को रूल हो करेगा उनके हाथ में वो दे देगा। और इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज यहाँ की पूरा डिजाइन पूरा तमिल का डिजाइन है। स्टार्टिंग विद ये जो देख रहे हैं इसको नंदी बोलते हैं और नीचे एक लक्ष्मी देवी का भी स्टैचू है और डिजाइन है और इस गैप पे तमिल शब्द में एक लाइन था, वो डिमा कर रहा था कि क्या हो रहा था, कब हो रहा था, टाइम, वक्त और सब कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे था। लॉर्ड माउंटबेटन क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्माण का न्योता लेकर आए थे। उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए। यह एक गोल लंबाकार वस्तु थी जिसे बिल्कुल वैसे ही बनाना था। यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा था, इसलिए उच्च गुणवत्ता आवश्यक थी। अभी भी जब पावर ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, एक पावर का स्थानांतरण अगर एक राजा से दूसरे राजा हुआ करता तो वहाँ पे जो है एक दंड जो है राजदंड उसको जो भेंट किया जाता था। जो है वो परंपराएं जो है हमारे मुल्क के पुराने इतिहास में भी मिलता है, हर दौर में रहा है ये। और ये इसका महत्व ये है कि हम पावर जहाँ है वहाँ उस जगह से अगर कहीं दूसरी जगह पावर जा रहा है तो उस जगह को जो है संगोल वहाँ भेजा जाएगा। ये चोल साम्राज्य से चली आ रही है ये रीति और जब ट्रांसफर ऑफ पावर होता है तब इसका पालन किया जाता है और अब ये एक बार फिर से हो रहा है। आज आपको हम